टुडे टॉपिक इज प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन का क्या मतलब है? एक्सेस फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। अब प्लूरल कैविटी क्या है? प्लूरल कैविटी पाराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा के बीच की स्पेस है। अगर इसमें फ्लूइड ऑक्यूपाई हो जाए तो उसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन को कहने के लिए क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल कितनी है? 10 to 30 ml नॉर्मल फ्लूइड क्वांटिटी है जो कि दोनों स्पेस के बीच में प्रेजेंट, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में प्रेजेंट है, 10 to 30 ml। अब इसके फ्लूइड का फंक्शन क्या है? फ्लूइड का फंक्शन है इट स्मूदन द एक्सपेंशन ऑफ द लंग। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रही है लंग की, उसको स्मूदन करेगा। क्लिनिकल डिटेक्शन कब होती है प्लूरल इफ्यूजन की? 300 ml पे क्लिनिकली डिटेक्ट होता है। क्लिनिकली डिटेक्शन का क्या मतलब है? क्लिनिकली हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? क्लिनिकली डिटेक्ट करते हैं हम, या तो हम कर ले इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन पे होता है ट्रेकिया शिफ्ट टू द ऑपोजिट साइड। देखना कहाँ है? अबव द स्टर्नल नोच हमें देखना है, और इंस्पेक्शन पे हमें दिखेगा कि ट्रेकिया शिफ्ट हो गया टू द ऑपोजिट साइड। पाल्पेशन पे हमें स्टर्नल नोच के ऊपर 3 फिंगर्स लगा के पाल्पेट करना है और शिफ्ट ऑफ द ट्रेकिया देखना है। दूसरी चीज़ क्या देखेंगे पाल्पेशन पे? बल्जिंग ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस। बल्जिंग ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस, दोनों रिब्स के बीच में हमने पाल्पेशन करनी है और एनी बल्ज फील करना है। तीसरी चीज़ हम कर सकते हैं, तीसरी चीज़ हो जाएगी वोकल फ्रेमेटस। वोकल फ्रेमेटस कैसे चेक करते हैं? 2 रिब्स के बीच की स्पेस है, वहाँ हैंड का अल्नर बॉर्डर प्लेस करना है और पेशेंट को कहना है नंबर गिने 1 to 10। जो उसकी वाइब्रेशंस होगी हमें उसको फील करना है विद द अल्नर बॉर्डर ऑफ आवर हैंड। अगर वो वाइब्रेशंस कम आ रही हैं दैट इज सजेस्टिव ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। थर्ड थिंग इज परकशन। परकशन कैसे करते हैं? परकशन करेंगे, दोनों रिब्स के बीच में हम अपनी फिंगर्स रखेंगे और दूसरे हैंड से उस पर स्ट्राइक करेंगे। जो उसकी साउंड आएगी वो नेचुरली नॉर्मल पर्सन में रेजोनेंट होती है। अगर वहाँ प्लूरल इफ्यूजन है, दैट इज अ फ्लूइड बिटवीन द प्लूरल कैविटी, देन द साउंड विल बी डल। अदरवाइज इन नॉर्मल कंडीशन इट विल बी रेजोनेंट। ऑन ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन में क्या देखना है? ऑस्कल्टेशन में स्टेथोस्कोप लगाना है एवरी एरिया बिटवीन द रिब्स। तो ब्रेथ साउंड जो होंगी वो डिमिनिश होंगी। क्यों? क्योंकि फ्लूइड है उसके नीचे, स्टेथोस्कोप के नीचे, तो एयर एंट्री हमें कम फील होगी ऑन ऑस्कल्टेशन। अब क्लिनिकल फीचर क्या होगा? क्लिनिकल फीचर पेशेंट कफ के साथ आएगा प्लूरिटिक चेस्ट पेन। अब प्लूरिटिक चेस्ट पेन का मतलब क्या है? प्लूरिक चेस्ट पेन का मतलब ये है ऑन एक्सपेंशन ऑफ एंड स्क्वीजिंग ऑफ लंग will result in pain and therefore patient usually control his breaths. Then third feature is breathlessness. if अगर मैसिव ज़्यादा हो जाएगा वो लंग के ऊपर प्रेशर डालेगा, लंग की एक्सपेंशन नहीं होने देगा, तो ब्रेथलेसनेस आ जाएगी। फीवर प्लस नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि हमारी पैथोलॉजी क्या है। अगर तो हमारी पैथोलॉजी इन्फेक्टिव है देन फीवर प्रेजेंट होगा। अगर हमारी पैथोलॉजी नॉन इन्फेक्टिव है तो फीवर प्रेजेंट नहीं होगा। सो फीवर डिपेंड करता है पैथोलॉजी अंडरलाइंग कौन सी है। उसके बाद एक्सरे पे क्या दिखेगा? एक्सरे हमारे पास रेडियोलॉजिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने डायग्नोस के लिए काम आता है। सबसे पहले क्या दिखेगा? ब्लंटिंग ऑफ सीपी एंगल्स। ब्लंटिंग ऑफ सीपी एंगल्स। अब सीपी एंगल्स का मतलब है कोस्टोफ्रेनिक एंगल। कोस्टोफ्रेनिक एंगल कहाँ पे है? अब यहाँ राइट साइड देखें, राइट साइड ये बिल्कुल क्लियर है सीपी एंगल, बट लेफ्ट साइड पे सीपी एंगल यहाँ होना चाहिए था, इसकी ब्लंटिंग हो गई। सो ये ब्लंटिंग हो गई, इसको कहा हमने ब्लंटिंग ऑफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या देखनी है हमने? दूसरी चीज़ देखनी है हमने यूनिफॉर्म ओपेसिटी विदाउट एयर ब्रोंकोग्राम। ओपेसिटी एक्सरे पे जो वाइट दिखे वो ओपेक है, जो ब्लैक दिखे वो ट्रांसलूसेंट ओके या ट्रांसपेरेंट है।
अब यहाँ पे यूनिफॉर्म ओपेसिटी है, यूनिफॉर्म ओपेसिटी है और एयर ब्रोंकोग्राम नहीं है। एयर ब्रोंकोग्राम नहीं है कैसे पता लगा? तो ये वाली फिगर में यहाँ छोटी छोटी वाइट लाइंस हैं जो कि लंग के इंटरस्टिशियम को डोनेट कर रही हैं। ये चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको कहा ओपेसिटी विदाउट एयर ब्रोंकोग्राम। कहाँ पे होते हैं एयर ब्रोंकोग्राम हमें मिलते हैं विद ओपेसिटी? वो होता है प्लूरल निमोनिया में देखने को मिलता है एयर ब्रोंकोग्राम, प्लूरल एडीम, पल्मोनरी एडीमा एंड पल्मोनरी हेमरेज। इन 3 सिचुएशंस में हमें एयर ब्रोंकोग्राम दिखेंगे विद ओपेसिटी। अदरवाइज इन pleural effusion we do not see these air bronchograms. Then third thing is the shift of mediastinum or trachea to the opposite side. ये देखने के लिए हमें मैसिव इफ्यूजन देखनी पड़ेगी जिसमें अप्रिशिएट कर पाएंगे आसानी से शिफ्ट इन द ट्रेकिया और मीडियास्टाइनम। अब यहाँ पे देखो, ये तो हो गई प्लूरल इफ्यूजन की लाइन ऑफ डिमार्केशन। हमें पता है कि फ्लूइड है, फ्लूइड के अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे सेटल होगा, तो इसलिए ये कर्व लाइन का कनकेव फेस अपवर्ड डायरेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमने देखना था कि डेविएशन ऑफ मीडियास्टाइनम एंड ट्रेकिया। सो दिस इज ट्रेकिया, you can see it is deviated to the opposite side of pleural effusion. This is pleural effusion and the shift is opposite side. So this is the typical feature of pleural effusion. Now on X-ray we have shown that. Now what is the mechanism of formation of pleural fluid? The mechanism of formation of the pleural fluid, it is that pleural fluid come from 3 places. First is from the peritoneal cavity through the diaphragm. This blue structure is diaphragm. It has many pores from which the fluid come from peritoneal cavity to the pleural cavity. Second thing, from the pleural capillaries. Pleura has many small capillaries from which the fluid comes. And from third thing is from the interstitium of the lung. So these 3 things contribute to the pleural fluid. Now where normally where the fluid goes? The fluid goes or clear by the pleural lymphatics. Pleural lymphatics clear the fluids. The capacity, when the capacity is full of the pleural cavity, then accumulation of excessive pleural fluid will be there, and the lymphatic system, this will taken up by the lymphatic system. From the lymphatic system we know that all the lymphatics go into systemic circulation ultimately. So यहाँ से सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कैपिलरी इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यहाँ से फ्लूइड आया बाय द फिल्ट्रेशन एंड अल्टीमेटली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ही चला जाता है। अब रीज़न क्या हुआ कि एक्यूमुलेट हो गया ज़्यादा इन द प्लूरल कैविटी? उसका रीज़न क्या है? 3 रीज़न है हमारे पास। फर्स्ट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेस। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीजेस मतलब द फ्लूइड load in the capillaries is very large. Second thing is decrease oncotic pressure. Decrease oncotic pressure means the protein level in the capillaries is very low, so they are not able to hold the water. So water and fluid goes to the pleura. Then this mechanism is called transudative pleural effusion. And the second thing is increased permeability of peritoneal, this is wrong, this is not peritoneal, this is pleural. Increase permeability of pleural vessels. Permeability means the fluid can now easily go through the vessel wall. So when there is increase in the permeability, this result in exudation of the fluid. This generally occurs in infective cause. Okay, exudative
pleural effusion because of infective cause, bacterial infection, viral infection, and tuberculosis. These are exudative infectious causes. Third is the impaired lymphatic drainage. When the lymphatics is obstructed or malignancy is there, there is impaired lymphatic drainage which result in accumulation of pleural fluid. So in this video we are able to learn about the definition of pleural cavity, pleural effusion, and clinical X-ray diagnosis of pleural effusion, clinical feature of pleural effusion, and mechanism of accumulation of fluid in the peritoneal cavity. So in the next video we will get causes, investigation, and management of pleural effusion. Goodbye.